Before you start your CPL, plan your finances like a pilot plans for fuel. Because I know CPL is expensive, but not planning it makes it more expensive. So I'll tell you how to plan it step by step smartly. Hi, I am Jeenal Patel and I am a commercial pilot and a flight instructor. Welcome and welcome back to my channel. हेलो गाइस, मैं आज बताने जा रही हूँ, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डाला था कि फाइनेंसेस कैसे स्मार्टली प्लान करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि कितने स्टेप्स में कहाँ कहाँ आप अपने फाइनेंसेस एडजस्ट कर सकते हो एंड मैनेज कर सकते हो एंड कैसे कैसे प्लान कर सकते हो अपना CPL, ईदर इट्स कैडेट और योर कन्वेंशनल पायलट प्रोग्राम। Step number one. You have many steps like flying hours, ground classes, and EGCA exams, and medicals, and accommodation, and miscellaneous like headsets, uniform, license application, travel, and documentation. ये डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन में आपको CPL के लिए भी चार्ज पे करना पड़ता है। जैसे DGCA का जो EGCA करके वेबसाइट है, उसके ऊपर जब आप अप्लाई करते हो तब भी आपको चार्जेस पे करने होते हैं। आई विल स्टार्ट विथ हाउ टू चूज़ FTO स्मार्टली। देखो, FTO चूज़ करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मेन चीज़ है वो है उनकी कितनी फ्लीट अवेलेबल है और उनका एयरक्राफ्ट टू स्टूडेंट टू इंस्ट्रक्टर रेशियो कितना है। आपको CPL टाइमली ख़त्म करने में ऐसा नहीं है कि खाली एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट कम है तो आपका फ्लाइंग हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। और इट्स नॉट लाइक दैट कि चलो लोकल में एक फ्लाइंग स्कूल अवेलेबल है, उसमें 2 एयरक्राफ्ट है एंड 4 इंस्ट्रक्टर्स है तो मेरा CPL जल्दी हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको वो एरिया का वेदर एनालाइज करना पड़ता है। अब ये कैसे कर सकते हैं, तो आप उधर के स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वो FTO फिजिकली जाके विजिट कर सकते हैं, वो आपको दिखा देंगे और उनकी फ्लीट जो ऑपरेशनल फ्लीट है, ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस में ज़्यादा है, जो ऑपरेशनल फ्लीट है वो चेक करनी होती है आपको। आप जैसे DGCA की वेबसाइट पे जाके फ्लाइंग स्कूल का नाम लिखोगे तो उनकी फ्लीट आ जाती है। फ्लीट मीन्स कितने नंबर ऑफ प्लेन्स उनके पास है सिंगल इंजन, क्योंकि आपको सिंगल इंजन पे 185 आवर्स का ट्रेनिंग करना पड़ता है एंड देन मल्टी इंजन पे 15 आवर्स का ट्रेनिंग करना पड़ता है। मल्टी इंजन थोड़ा कॉस्टली होता है, लाइक ऑलमोस्ट डबल ऑफ योर सिंगल इंजन। मल्टी इंजन एयरलाइन में जब जाते हो तो वो रिक्वायरमेंट होती है उसकी 15 आवर्स एक्चुअल प्लेन पे एंड 15 आवर्स का 10 आवर्स का आपका सिमुलेटर। टोटल 15 आवर्स प्लस 10 विच इज़ 25 आवर्स का आपका मल्टी का रिक्वायरमेंट होता है, मल्टी इंजन प्लेन का। एंड सिंगल इंजन का रिक्वायरमेंट होता है 185। और 185 में से 100 आवर्स आपको सोलो PIC चाहिए। सोलो PIC मतलब सोलो पायलट इन कमांड। पायलट इन कमांड मीन्स आप अकेले वो प्लेन में 100 आवर्स मिनिमम फ्लाई कर रहे हो। ये करने के लिए आपको एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी चाहिए। एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी के साथ साथ आपको ये भी चाहिए कि आपको सिखाने के लिए कितने इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल है। इट्स लाइक अगर एक इंस्ट्रक्टर के पास 10 से ज़्यादा कैडेट है और प्लेन्स उतने अवेलेबल नहीं हैं तो आपका CPL टाइमली ख़त्म नहीं होगा। और जितना आप टाइमली ख़त्म नहीं करोगे उतना आपका अकोमोडेशन एंड ट्रैवल एंड एक्सपेंसेस ये सब बढ़ते रहेगा। आपको ऐसे स्मार्टली प्लान करना है कि कौन सी एकेडमी में ज़्यादा प्लेन्स अवेलेबल है प्लस इंस्ट्रक्टर्स भी उतने अवेलेबल है। इफ़ यू आर गोइंग कन्वेंशनली तो कन्वेंशनल अकेडमीज जितनी है इंडिया में वो आप रिसर्च करके उसके प्लेन्स प्लस इंस्ट्रक्टर उसके वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ आप बात करके कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अगर आप कैडेट पायलट प्रोग्राम जा रहे हो तो आप वहाँ के इंस्ट्रक्टर या स्टूडेंट से कम्युनिकेट करके आप वो टेली कर सकते हो कि वो अकेडमी में कितने एयरक्राफ्ट अवेलेबल है, सर्विसेबल है एंड कितने इंस्ट्रक्टर्स है। अब ये इंस्ट्रक्टर टू स्टूडेंट रेशियो आपको लगेगा कि ये मैटर नहीं करता है, एकेडमी का नाम बहुत अच्छा है तो हम चले जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर वहाँ पे इंस्ट्रक्टर नहीं है सिखाने के लिए तो नहीं हो पाएगा। इंस्ट्रक्टर के पास 7 से 8 या 9 स्टूडेंट्स होंगे तो आप पे पर्टिकुलरली ध्यान दे पाएंगे एंड उसके लिए अवेलेबल एयरक्राफ्ट भी होना चाहिए सो दैट आपका ट्रेनिंग टाइमली हो जाए। नेक्स्ट इज़ आपका ग्राउंड स्कूल। मैं प्रेफर करती हूँ, जैसे DGCA के जो 5 पेपर है, मेट्रोलॉजी, नेविगेशन, टेक्निकल एंड आपका RT एंड रेगुलेशंस, तो ये जो 5 पेपर है मैं उसमें से रिकमेंड करूँगी कि आप जितना हो सके उतना खुद से पढ़ाई करके, जैसे ऑक्सफर्ड की बुक्स अवेलेबल होती है तो आप किसी से कांटेक्ट करके ऑक्सफर्ड की बुक डाउनलोड करके उससे आप DGCA के पेपर दे सकते हो कंप्यूटर नंबर का अप्लाई करके। कंप्यूटर नंबर एक चीज़ होती है जिसकी वजह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, अपीयर कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए एंड ये एग्ज़ाम के लिए अपीयर करने के बाद आपको वो पढ़ाई करके जाना होता है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है, MCQ बेस्ड होता है जिसमें 3 MCQ में से एक चूज़ करना होता है आपको एंड एक क्वेश्चन होता है, नीचे 3 ऑप्शंस होता है, उसमें से एक चूज़ करना होता है। इट्स नॉट लाइक बिग रॉकेट साइंस, वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थ्योरी समझ आ जाना चाहिए।
आई वुड सजेस्ट कि नेविगेशन एंड टेक्निकल के लिए अगर आप क्लासेस ले रहे हो विच इज़ फाइन, और आरटी के लिए, रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के लिए। अदरवाइज आप बाकी 3 पेपर जो है आपके, रेग्स है, मेटेरियोलॉजी है, आई थिंक 2 पेपर बच गए जो है, उसके लिए आप खुद से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हो, क्योंकि उसकी नोट्स पढ़ के, उसके बैक क्वेश्चन पढ़ के आप पास कर सकते हो, तो वहाँ पे आप ग्राउंड स्कूल का कॉस्ट बचा लोगे। देन आता है आपका डीजीसी एग्ज़ाम। सो डीजीसी एग्ज़ाम एवरी 3 मंथ्स में एक बार होता है या 4 मंथ्स में एक बार होता है। उसमें 2 ऑप्शन है, एक ऑन डिमांड करके होता है और एक रेगुलर सेशन होता है। तो जो रेगुलर सेशन होता है वो कंपैरेटिवली सस्ता होता है, उसका फीस होता है 2500, एंड जो ऑन डिमांड होता है उसका डबल होता है 5000, एंड उसके सेंटर भी बहुत मिनिमम होते हैं और पर्टिकुलर जगह पे जाके आपको टेस्ट देना पड़ता है। अब जैसे आप रेगुलर अटेम्प्ट दे रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि एक बारी में 2 या 3 पेपर ट्राई करो, एंड सी मेहनत नहीं करोगे तो ये फील्ड इट्स नॉट फॉर यू। सो आपको थोड़ा बहुत पढ़ाई करके मेहनत करोगे तो ये पेपर्स जो है वो विदाउट एनी क्लासेस और विदाउट स्पेंडिंग मच अमाउंट आपका क्लियर हो जाएगा। सो जो डीजीसीए पेपर्स है वो आप घर बैठ के भी क्लियर कर सकते हो, 2 या 3 पेपर उसमें से। अगर आप बहुत अच्छे हो पढ़ाई में तो आप सारे पेपर्स घर बैठ के भी क्लियर कर सकते हो। एंड आपको चाहिए कि नहीं नहीं मुझे एक गो में सारे पेपर्स क्लियर करने हैं, तो यू कैन टेक क्लासेस, बट क्लासेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, 2 to 3 lakhs जितना कॉस्ट हो जाता है सारे पेपर का क्लासेस लेने में। सो घर से आप कर सकते हो तो कर लो, बिकॉज उसमें आप अच्छा खासा अमाउंट बचा लोगे। ओके, सो नेक्स्ट, अगर आपने डीजीसीए पेपर्स क्लियर कर लिए हैं एंड फिर आप फ्लाइंग स्कूल चूज़ कर रहे हो, सो मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जो अपने डीजीसीए पेपर्स है वो क्लियर करने के बाद ही फ्लाइंग स्कूल में जाओ, बिकॉज आप एक बार डीजीसीए पेपर क्लियर कर देते हो फिर वो आप काफ़ी एक्सपेंसेस बचा सकते हो एंड आपका फ्लाइंग का डिले कम हो सकता है। क्योंकि आप अगर फ्लाइंग कर रहे हो उसमें क्रिटिकल स्टेज है एंड फिर आपको पेपर देने जाना है, तो ये दोनों चीज़ साथ में नहीं हो सकती है। एंड आप फ्लाइंग कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी पेपर, एंड उसके बाद बीच में अगर आप पेपर देने जाते हो और आपका फ्लाइंग रुक जाता है तो उसके बाद वो और डिले होगा और आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। फ्यूल कॉस्ट बढ़ता रहता है ईयरली, तो विद इन ईयर मोस्टली बहुत सारी अकेडमीज़ है जो विद इन ईयर या फिर 1.5 ईयर्स में आपका सीपीएल कंप्लीट करके देती है। आई एम नॉट सेइंग ओनली माई अकेडमी, बट और भी बहुत सारी अकेडमीज़ हैं जो विद इन 1 ईयर या 1.5 ईयर्स में सीपीएल कंप्लीट करके दे रही है। सो आप उनके पास भी जा सकते हो पेपर्स क्लियर करने के बाद, एंड आपका विद इन 1 ईयर फ्लाइंग हो जाएगा अगर आप ऑल क्लियर जाते हो तो। एंड मेडिकल की बात करो तो क्लास 2 एंड क्लास 1 में आप 3 to 4 मंथ्स का गैप देके आप इमीडिएटली अपीयर कर सकते हो, एंड क्लास 2 एंड क्लास 1 में ज़्यादा गैप नहीं लोगे तो वो एक बारी में क्लियर हो जाता है एंड उसका वैलिडिटी 1 ईयर का होता है। तो मीनवाइल आप पहले अपने पेपर्स कर लो, देन मेडिकल कर लो, एंड देन यू अपीयर फॉर फ्लाइंग स्कूल, एंड फ्लाइंग स्कूल में फ्लाइंग करने के बाद आप अपना सीपीएल अप्लाई कर दो। फिर जब नेक्स्ट रिन्यूअल आएगा तब तक आपका सब कुछ फ्लाइंग वगैरह सब हो गया होगा, एंड लाइसेंस आने में 2 to 3 मंथ्स लगता है। 2 to 3 मंथ्स लाइसेंस जैसे ही आ जाता है देन यू कैन प्रिपेयर योर नेक्स्ट स्टेज विच इज़ योर टाइप रेटिंग और एयरलाइन प्रिपरेशन। सो एयरलाइन प्रिपरेशन में क्या होता है, सो एयरलाइन में जो आपने डीजीसी एमसीक्यू दिए थे ग्राउंड क्लासेस के वही सेम सिलेबस आता है, इट्स जस्ट दैट इट इज़ मोर जेट इंजन ओरिएंटेड। वो भी अपने डीजीसीए के सिलेबस में होता ही है, बट उसका पोर्शन कम होता है जब आप सीपीएल के पेपर दे रहे हो, एंड जब आप एयरलाइन के पेपर दे रहे हो तो वो सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू प्रिपेयर एंड अगेन टेक क्लासेस। देखो, अगर आपके पास बजट है तो क्लासेस लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर इफ़ यू वांट टू सेव मनी एंड आप हार्ड वर्किंग हो तो आप मैन्युअली प्रिपेयर करके भी जा सकते हो, देयर इज़ नो रॉन्ग इन इट। सो ऑनेस्टली बताओ तो जब कोविड टाइम था एंड एयरलाइंस नहीं आ रहे थे तब भी इट्स नॉट लाइक दैट कि एयरलाइंस कभी जॉब ओपनिंग आएगी ही नहीं। एयरलाइंस की जॉब ओपनिंग एवरी 1 ईयर या 2 ईयर के ब्रेक में आती ही रहती है, एंड जब आती है तो सारे एयरलाइन के साथ में आती है, तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि मैं इसमें जाऊँ या इसमें जाऊँ। एंड आपने अगर एक बार पढ़ लिया एयरलाइन के लिए तो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर अलग अलग से, एक बार प्रिपेयर करके यू कैन गो फॉर इट। एंड जैसे अभी राइट नाउ ऑल्सो इंडिगो एंड एयर इंडिया की ओपनिंग्स आई हुई है, एंड अगर आप प्रिपेयर्ड हो, इट्स नॉट लाइक दैट कि चलो मेरा सीपीएल हो गया अभी मेरा सब हो गया, जब तक एयरलाइन की जॉब नहीं आती तब तक मैं प्रिपेयर नहीं करूँगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इफ़ आपके पास बजट का इशू है तो जैसे ही आपने मेडिकल, मैंने बोला कि पेपर्स आप खुद से कर सकते हो, मेडिकल कर लो, फ्लाइंग स्कूल चूज़ कर लो, विद इन 1 ईयर आपने फ्लाइंग कर लिया है, आपका सीपीएल आ गया है, 2 to 3 मंथ्स में आ जाता है। वर्स्ट केस सिनारियो मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग से आपको 2 ईयर्स में आप सब कुछ करके रेडी हो जाओगे एंड यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन फॉर द एयरलाइंस। अब जैसे ही एयरलाइन आती है, सी एयरलाइन ऐसा नहीं आएगी कि 6 मंथ्स के अंदर फटाफट 2-3 एयरलाइंस आ गई। एयरलाइन जब आएगी तब सारी साथ में आएगी, तो जब एयरलाइंस आती है तो आप सारी जगह पे अपीयर कर सकते हो एंड यू कैन गिव योर शॉट।
और कहीं ना कहीं हो जाता है. इट्स नॉट लाइक दैट कि जॉब्स ही नहीं है एविएशन में, ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड और अगर भी आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. एंड अगर आपके पास टाइप राइटिंग का बजट है तो यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर अ टाइप राइटिंग. टाइप राइटिंग करके आके भी आप एयरलाइन का प्रिपरेशन कर सकते हो. तो वो आपका बजट के हिसाब से, अगर आपके पास एयरलाइन का बजट है स्टार्टिंग से तो आप उसके हिसाब से जा सकते हो. तो बहुत स्मार्टली बजट प्लान करना पड़ेगा. आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा एविएशन के बारे में, प्लेन के बारे में, जो अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बारे में अगर थोड़ा आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे ना, तो आपके ट्रेनिंग के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिसको कोई आइडिया ही नहीं है कि स्क्रीन पे क्या है. जैसे हम लोग ग्लास कॉकपिट उड़ाते हैं तो उनको कोई आइडिया नहीं है कि ये स्क्रीन पे ये डिजिट क्या है. अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा. या फिर सिमुलेटर्स होते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, बहुत सारी गेम्स होती है प्लेन्स की. तो अगर आप थोड़ा प्रिपेयर करके जाओगे तो फ्लाइंग भी बहुत जल्दी हो जाती है. स्किल्स का इशू ज़्यादा नहीं आता है बिकॉज यू नो एवरीथिंग कि अच्छा चलो ये है, ये है. सो यू कैन डू योर ट्रेनिंग ऑल्सो वेरी स्मूथली विदाउट एनी ब्रेक. एंड सो जब कोविड टाइम भी आया हुआ था एंड हमारा जब टाइम था, सो हमारे पास भी ऐसे था कि एयरलाइंस आएगी अभी, नॉट राइट नाउ, बट जब आएगी तो सारी साथ में आएगी. एंड इट केम. आई थिंक आई कम्प्लीटेड माई CPL इन 21. उस टाइम पे कुछ नहीं था मार्केट में. एंड 22 में जब हायरिंग हुई थी तो बहुत सारी हायरिंग हुई थी. एंड जो भी एक साल से बैठे हुए थे पायलट्स, मोस्टली सबकी जॉब लग गई थी. एंड ऑफ कोर्स आप प्रिपेयर नहीं करोगे, आपको लगेगा कि एयरलाइन आएगी, मैं अप्लाई करूँगा और देखा जाएगा, तो इट्स नॉट लाइक दैट. एंड मैंने डिसाइड किया था कि मैं 1 ईयर बैठना नहीं चाहती हूँ, सो आई स्टार्टेड अर्ली. बट जो मेरे साथ बैठे हुए थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो सब ने एयरलाइन प्रिपेयर करके दे आर ऑलरेडी इन दी एयरलाइन राइट नाउ. सो ये भी कर सकते हैं. 2 ऑप्शंस रहते हैं कि ये करो या फिर ये करो. एंड अगर आपके पास एयरलाइन नहीं भी आ रही है ना, आप इंस्ट्रक्शनल बाय एनी चांस चूज करते भी हो, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर ATPL. बिकॉज इंस्ट्रक्शनल फील्ड में ATPL के लिए आवर्स जल्दी बिल्ड हो जाते हैं. आवर्स जल्दी बिल्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से फिर आप ATPL ले सकते हो एंड देन एयरलाइन में जा सकते हो. तो एयरलाइन में आपका ATPL काउंट होगा. ATPL इज एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस के एक ग्रेड ऊपर होता है. एंड एयरलाइन में जाते हो तो 2 to 3 years या 5 years लग जाते हैं ATPL लेने में. बट इंस्ट्रक्शनल में जाते हो तो वो 3 years के अंदर अंदर मिल सकता है आपको. बस इट्स जस्ट दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम. एंड ATPL की 3 एग्जाम्स होती है, जैसे DGCA की 5 होती है, वैसे ATPL की 3 होती है. एंड 2 इंटरव्यूज़ होते हैं नेविगेशन पेपर के लिए. सो माई फाइनल थॉट इज़ कि अगर आपको अपना CPL लिमिटेड बजट में करना है तो आपको हर एक स्टेज पे पैसा बचाना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं सस्ता अकेडमी चूज़ कर लेता हूँ एंड मैं पैसे बचा लूँगा, या फिर मुझे टाइप राइटिंग नहीं करना है, मैं इंस्ट्रक्टर बन जाऊँगा और पैसा बचा लूँगा. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू प्लान ऑन ईच स्टेज, starting from your ground school, medical, flying and your TR and airline job. So ये जो सब आपका जॉब आता है उसमें आप अपना बजट अच्छे से प्लान कर सकते हो. एंड डे 1 से प्लान करो. एंड आप अपना थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल एडजस्ट करके भी आप प्लान कर सकते हो. ओवर स्पेंडिंग को आप बचा सकते हो. सो प्लान स्मार्टली and not in hurry. So if you are serious about aviation and becoming a pilot, then I'll help you to plan your finances. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Bye bye.